नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। देश में अब तक 168 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 95.14% है। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच इंजीनियरिंग में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा गेट 2022 स्थगित करने से इनकार कर दिया। परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। सरकार ने उन 60 टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जिन पर दिखाई जाने वाली खबरें देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज और कल तेज बारिश और बर्फबारी की आशंका व्यक्त की है। एंटीगुआ में शनिवार को अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारत वेस्टइंडीज के बीच एक दिवसीय श्रृंखला 6 फरवरी से शुरू होगी। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। चर्चा में भाग लेते हुए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के एम तम्बीदुरई ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कोविड प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कोविड महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने देश में मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की भी सराहना की। असम गण परिषद के बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य ने कोविड टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि 70% से अधिक वयस्क आबादी को टीके लगाए जा चुके हैं। श्री वैश्य ने कहा कि इतने कम समय में देश में निर्मित टीके के साथ साथ अन्य उपकरण विकसित किए गए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही व्यवस्था समाप्त हो गई है। आज जो बदलाव हुआ इस देश में कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। और कट, कमीशन, करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत पर रोक लगी है और राजनीतिक तुष्टीकरण के छल को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया गया है। श्री नकवी ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती सुनिश्चित की है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक को समाप्त करने का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय जनता दल के एजी सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए देश में एक विशेष समुदाय के खिलाफ हिंसा का माहौल बनाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के रिपुन बोरा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही इनके समाधान के कोई उपाय सुझाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दौरान कोई नया सार्वजनिक उपक्रम न बनाकर 23 उपक्रमों का निजीकरण कर दिया। जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर ने देश भर में सभी पंचायतों में बैंक की एक शाखा खोलने और बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग की। मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब और अजित कुमार भूंइया ने भी चर्चा में हिस्सा लिया।
सरकार ने 2 महीने के भीतर उन 60 टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जिन पर दिखाई जाने वाली खबरें देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले समाचार चैनलों के बारे में एक पूरक प्रश्न के जवाब में आज राज्यसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट्स भी शामिल हैं। Whatever the channel's permission is we are giving, under the security clearance, the channel has to be get security clearance from the Home Ministry. If they get security clearance, we will give. And apart from this, the media one is sub judice matter also. I want to convey this. 60 channels. It is in YouTube channels and Twitter and Facebook account also from the Pakistan channels. 60 channels we blocked for they disturbed the nation's security. श्री मुरुगन ने बताया कि इन चैनलों के खिलाफ 160 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने टीवी चैनल मीडिया वन के खिलाफ की गई कार्रवाई पर कहा कि चैनल को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने कहा है कि उसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले कॉलेजियम को न्यायाधीशों की नियुक्ति में महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता देने के कई बार सुझाव दिए हैं। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में ये जानकारी दी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने पर संतोष व्यक्त किया है। श्री नायडू ने कहा कि सदन में चर्चा के दौरान सरकार की ओर से उपलब्धियों को उजागर किया गया, जबकि विपक्ष ने उन पर सवाल उठाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये भावना इस सत्र के शेष दिनों में भी जारी रहेगी। इससे पहले सभापति ने पेगासस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए कार्यस्थगन संबंधी विपक्ष के नोटिस को खारिज कर दिया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग हमारे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल किया है इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी के ऊपर में जो टिप्पणी की है बहुत ही आपत्तिजनक है। अभी ऐसा नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में देश संविधान के हिसाब से चलते हैं और संवैधानिक व्यवस्था है उसको ठीक तरीके से मान्यता देते हुए चला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और उनके सोच जो है वो किसी संवैधानिक व्यवस्था को विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें जो है लोकसभा में उन्होंने कही है। श्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां संसदीय कार्यवाही में काला धब्बा मानी जाएंगी, क्योंकि अब तक किसी ने भी भारतीय न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग के बारे में सदन में ऐसी टिप्पणी नहीं की है। सरकार के पास देश भर के जिला रोजगार कार्यालयों में स्नातकों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। देश के 24 करोड़ 54 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है, जिससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सभी पंजीकृत असंगठित श्रमिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा का लाभ पाने के हकदार होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। चुनावी राज्यों में घर घर जाकर प्रचार और मतदान करने के लिए वर्चुअल अपील भी की जा रही है। पंजाब और मणिपुर में भी चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। मणिपुर के पहले चरण और उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के लिए भी नामांकन भरे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के साथ साथ मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य ने आज कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से पर्चा भरा। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के कई अन्य नेता भी उपस्थित थे। सिराथू विधानसभा सीट के लिए राज्य में 5वें चरण के तहत मतदान होगा। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी सरकार के पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। गोवा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक परिदृश्य 2017 के चुनाव से एकदम भिन्न है। पिछले 5 वर्ष में 40 सीटों की विधानसभा के 24 विधायकों ने पाले बदले हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस बार 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 37 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया है, जबकि पार्टी ने अपने गठबंधन दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3 सीट दिया है। तृणमूल कांग्रेस पहली बार गोवा विधानसभा चुनाव लड़ रही है। टीएमसी के 26 उम्मीदवारों के चुनावी किस्मत का इस बार फैसला होगा। टीएमसी ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी ने 39 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एनसीपी का शिवसेना के साथ राजनीतिक तालमेल है। एनसीपी के 12 और शिवसेना के 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 82 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी गोवा से कृष्ण कुमार लाल। गोवा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 12 फरवरी शाम 5 बजे से 14 और 15 फरवरी की मध्यरात्रि तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान राज्य में शराब लाने और ले जाने पर भी प्रतिबंध होगा। ये रोक 10 मार्च को मतगणना के दिन भी लागू रहेगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद में दोनों सदनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा जारी। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। देश में अब तक 168 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 95.14% है। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच इंजीनियरिंग में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा गेट 2022 स्थगित करने से इनकार कर दिया। परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। सरकार ने उन 60 टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जिन पर दिखाई जाने वाली खबरें देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज और कल तेज बारिश और बर्फबारी की आशंका व्यक्त की है। और एंटीगुआ में शनिवार को अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारत वेस्टइंडीज के बीच 1 दिवसीय श्रृंखला 6 फरवरी से शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश की पात्र आबादी को अब तक 168 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक और उपलब्धि हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 55 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक पात्र लोगों को 1 करोड़ 34 लाख से अधिक एहतियाती टीके भी लगाए जा चुके हैं। इस बीच 4 करोड़ 77 लाख से अधिक किशोरों को भी कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड संक्रमण के 1,72,433 नए मामले दर्ज किए गए। स्वस्थ होने की दर 95.14% हो गई है। केंद्र ने देश के विभिन्न हिस्सों में सभी शिक्षण संस्थान फिर से खोलने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से कहा है कि वो अपने स्तर पर निर्णय करें कि लॉकडाउन के बाद स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों के माता पिता से सहमति लेने की आवश्यकता है या नहीं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच उच्चतम न्यायालय ने इस